में भी आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग अपने पे ले लेते हैं। अगर हम लोग किसी को ढूंढने जाते हैं तो 7 को प्रकार मेंटल दिए है ना, हम लोग भी अगर किसी लड़की को ढूंढने जाते हैं तो अनेकों गुण खोजते हैं। उसमें अगर हम लोग को लड़कियों पे खोजना हो तो क्या खोजेंगे कि लड़की अच्छी हो, काली है कि गोरी है, सुशील है, आती है तो पहले प्रणाम पाती कैसे करती है, ठीक है, उसका रंग कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है। इसके को मेरा हुआ है क्या है, इसके को मेरा एकदम अब भैया बाल है। अरे यार तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, तुम कलवा भूटे थोड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज चलिए कलवा वाले हैं आइए। अब आगे क्या है, जब शादी विवाह हो जाता है ना, तो अगर कोई लड़की है उसके लगातार 3 गो बेटियां पैदा हो गई तो सब घरवा की महिलाएं और आसपास के जो पड़ोसी है ना, वो सब बोलते हैं ना कि इसी में कमी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे साथियों। आज ये आनुवंशिकता का चैप्टर है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आनुवंशिकता। कौन सा चैप्टर है वो, आनुवंशिकता, ठीक है। चलिए कुछ अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं। क्लास 10 का है विज्ञान, ठीक है। अध्याय नंबर 9 है, लिखा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अच्छा, आनुवंशिकता बोलेंगे किसको, आनुवंशिकता उसको बोलेंगे, या आनुवंशिकता का परिभाषा यह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना, या लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होला। जैसे किसी का बाल घुंघराले है तो उसका लड़का है, उसका भी बाल घुंघराले हो गया। किसी का बरौनी नहीं है तो उसका लड़का है, तो उसका भी बरौनी नहीं है। किसी का आंख भूरा है, लड़का है होगा तो उसका भी आंख भूरा होगा, ठीक है। मतलब अनेकों प्रकार के लक्षणों का होना क्या है, आनुवंशिकता है। आइए इसका परिचय जान लेते हैं हम लोग। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों या संतानों में चले जाते हैं। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण या लक्षण इसमें चले जाते हैं, तो संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं या चले जाते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या दे दिया है, तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। बच्चों के आंखों का रंग क्या है, बच्चों के आंखों का रंग माता पिता के जैसे हो जाना, बालों का रंग, ऊंचाई, त्वचा का रंग आदि। मान लीजिए कोई कलुआ है, ठीक है, क्या है, कलुआ है। हम लोग अब कलुआ का मतलब करिया नहीं है, हो सकता है कि गोरा है, सुंदर है, अब प्यार से हम लोग कलुआ बुला दिए, अभी मत समझे कलुआ है, ठीक है। मतलब कलुआ है, हाइट ठीक ठाक है, बाल घुघराले हैं, ये सब लक्षण कहाँ से मिला है, तो ये सब लक्षण आनुवंशिक है, यानी उसके पिता या दादा से उसका लक्षण मिला हुआ है। पिता या माता से क्या मिला हुआ है, उसका लक्षण मिला हुआ। अच्छा आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में समय के साथ परिवर्तन होते हैं। क्या होता है, जीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है, क्या है, जैव लक्षण है। अच्छा, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, क्या हुआ, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, लक्षण कितने प्रकार के हो जाएंगे। आइए हम लोग लक्षण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लक्षण। एक लक्षण हो जाएगा आनुवंशिक, क्या हो जाएगा, एक आनुवंशिक लक्षण हो जाएगा, और एक कायिक लक्षण हो जाएगा। कौन सा लक्षण हो जाएगा, वो कायिक। आनुवंशिक लक्षण से मतलब है माता पिता के सारे गुण किसमें आ जाएंगे, बच्चे में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, बच्चे में माता पिता के सारे गुण आ जाएंगे। जैसे बाल का घुघराले होना, या फिर दांत का पीलापन होना, या फिर उसके आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ऊंचाई, बोलने का तौर तरीका, चलने का ढंग, ये सब किसमें आ जाएंगे, वो तो आनुवंशिकता में आ जाएंगे। और कायिक, कायिक में वह लक्षण जो कायिक में जो वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। अच्छा, वो एक दो लक्षण का नाम बताते हैं हम लोग, वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे वकील का लड़का है तो ये जरूरी तो नहीं है कि वकील बनेगा, ठीक है। मास्टर का लड़का है तो ये जरूरी तो नहीं है कि मास्टर ही बनेगा। कहने का मतलब यह है कि वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते वह कायिक लक्षण होते हैं, और आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण होते हैं जो क्या हो जाते हैं, वो स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए आनुवंशिकता की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो आपको परिभाषाएं बता दी गई है,
माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। यानी माता पिता में जो गुण है स्थानांतरित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनुवांशिक बोलेंगे। उदाहरण, पिता के घुघराले बाल बच्चों के घुघराले बाल, यानी बाबूजी के बाल घुघराला बना तो लड़कों के बाल घुघराला हुई। माता पिता की आंखों का रंग बच्चों में समान रंग, यानी कि उनके बाबूजी के आंख भूर बना तो लड़कों के आंख भूर हुई ना हो। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, आगे कुछ पढ़े हैं ना, अब आगे आते हैं। आनुवंशिक क्या हो जाएगा, आनुवंशिक लक्षण क्या हो जाएगा, वो आनुवंशिक लक्षण। लक्षण 3 प्रकार के हो जाएंगे और आनुवंशिकता क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता। और तीसरा हो जाएगा आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। तीसरा क्या हो जाएगा, आनुवंशिकी हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको 3 पार्ट में अगर बांटते हैं तो सारे का लक्षण एक ही होगा। नाम 3 है, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, लेकिन काम क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका एक ही बार में परिभाषा दें तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, वो लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, हम लोग के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगले पे हम लोग आते हैं, कब से आएंगे अगले पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पेज है हमारा विभिन्नता। क्या आ जाएगा, विभिन्नता, विभिन्नता आ जाएगा। ठीक है, विभिन्नता में क्या हो जाएगा, जीवों में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जीवों में अंतर। विभिन्नता क्या होता है, जीव में अंतर हो जाता है, जीव में अनेकों प्रकार के लक्षण या अंतर आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से आगे तो हमारा टॉपिक है जनन है। क्या होता है, जीवों में जनन होता है, जीवों में अनेकों प्रकार का क्या हो जाता है, वो जीव अनेकों प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, जीव अनेकों प्रकार से जनन करते हैं। पहला हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। और है क्या हो जाएगा, वो लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा, लैंगिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या आ जाएगा और लैंगिक जनन में हम लोग क्या आ जाएंगे। अलैंगिक जनन में क्या आ जाएगा, अलैंगिक जनन में आ जाएगा एकल, एकल जनन। एकल जनन मतलब हो जाएगा एक ही जीव अपने में क्या कर लेते हैं, वो तो जनन कर लेते हैं। अच्छा, एक ही जीव जनन कैसे कर लेंगे, अरे मान लीजिए हमने वो पुष्प बना दिया। क्या बना दिया, अब बनाना तो आता नहीं है बढ़िया से, पुष्प बना दिया। ठीक है, इसमें से हमने वो इसको बना दिया, ये शुक्राणु हो गया और ये अंडाणु हो गया। ठीक, इस शुक्राणु में से इस अंडाणु में निकल के आएगा कुछ, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा परागकोश। क्या हो जाएगा, ये परागकोश, परागकोश। है क्या हो जाएगा, परागकण। तो क्या हो जाएगा, परागकण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। और ये क्या हो जाएगा, अंडाशय। कहने का मतलब है कि एक ही जीव अपने में स्वयं क्या कर लेते हैं, तो जनन कर लेते हैं।
खाला के मतलब ई बा ना, ये से दो आदमी के जरूरत ना पड़ी। कौन सी? दो आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही मेल का जरूरत पड़ेगा, ना ही फीमेल का जरूरत पड़ेगा। ना मेल का जरूरत पड़ेगा, ना फीमेल का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, क्यों मेल फीमेल का जरूरत नहीं पड़ेगा? काहे से बीच में सब है, अकेले काफी है ही। मेल भी है और फीमेल भी है। और लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन में हो। अच्छा, लैंगिक जनन में भी आते हैं। लैंगिक जनन में इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? तो नर की भी जरूरत पड़ती है, मादा की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है, क्या है, नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। अब इस समय तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि नर नरे से शादी कर सकता है, मादा मादे से शादी कर सकती है। तो ये बताइए, वंश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो लैंगिक जनन में विपरीत लिंगी चाहिए। क्या चाहिए हो? तो विपरीत लिंगी। कहने का मतलब है, एक लड़का होगा और एक लड़की होगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी, या फिर मेल होगा या फीमेल होगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी। अच्छा, ये आंखों के रंग से कुछ याद आया था मुझे। ये तेरी आंखें, चलिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक, आगे हम लोग आएंगे। कौन सा पेज हो जाएगा? वो तो जनक हो जाएगा। पेज का नाम क्या हो जाएगा? जनक। पेज का नाम, इसमें का जो पार्ट है ये जनक है। और इससे क्या होता है? तो जनन होता है। जनन, जनक लोग मिलके जनन करते हैं और जनन फिर मिलके घर से जनन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो जनक मिले तो जनन हुआ, और फिर ई जनन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या कर देंगे? जनक उत्पन्न करेंगे। ठीक, अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या था हम लोग का? एकल जनन में अपने आप से संतान उत्पन्न हो जाएगा। आइए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? वो एकल जनन। हम लोगों ने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? एकल जनन। एक ही आदमी क्या कर सकता है? एक ही पौधे में दो पुष्प होते हैं, एक मादा होता है और एक नर होता है। इन लोग को जनन करते हैं। जनन करने से क्या बनता है? क्लोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोन बनता है। क्या बनता है? जनन करने से क्लोन बनता है। ऐसे संतान जो एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हो या एक ही एकल पौधे से उत्पन्न हुए होते हैं, उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लैंग क्या था? लैंगिक जनन। अलैंगिक था और एक लैंगिक। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार देते हैं। क्या देते हैं? विस्तार। ये क्या है? नर। ये क्या है? नर। और ये क्या है? मादा। नर और मादा मिलेंगे तो क्या होगा? नर और मादा मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगा। क्या होगा? नर और मादा मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगा। और इस संतान में ना अनेकों लक्षण पाए जा सकते हैं, विभिन्नता पाए, अनेकों नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि माता का लक्षण नहीं होगा और ये जरूरी नहीं है कि पिता का लक्षण नहीं होगा। दोनों में किसी का लक्षण हो सकता है, या दोनों का भी लक्षण हो सकता है, या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एगो लड़कों को, एगो लड़कियां, जो एगो महतरिया होती है वो गोरी होती है, अगर उसके पिताजी काले हैं तो दोनों का मिश्रण करके भी बच्चा आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एकदम गोरा ही होगा या काला ही होगा, मतलब मिडिल क्लास का भी हो सकता है। कभी कभी तो रेयर केस में ही होता है, महतरिया गोरी होती है, बाप भी गोरे होते हैं, और लड़का काला हो जाता है। अब समस्या हो जाता है लोगों के पास, कंफ्यूजन ही हो जाती है
सब गौवा में लगते हैं बोलने की ना लड़कवा पे संदेह है, गोरा है मतलब काला है, तो लड़का घर में तो कोई काला है ही नहीं है, तो ये काला कैसे हो गया। तो बाबू ये बता दे हम आपको कि आनुवंशिकता चलता है, 2 3 4 पीढ़ी खींच के लेके आता है। समझ में आ रहा है, मतलब उसकी 2 3 पीढ़ी 2 3 पीढ़ी पीछे के लोगों में वो कोई काला रहा होगा ना, तो कालापन छिपते हुए आया है, 3 पीढ़ी या चौथे पीढ़ी में आके उजागर हो गया है कि ना हमको प्रभाव अपना दिखाई देना है। कहने का मतलब है कि वो अप्रभावी होता है 3 पीढ़ी, लेकिन चौथे पीढ़ी में प्रभावी हो जाता है, भले ही उसके दोनों माता पिता गोरे काहे ना हो, वहां पे प्रभाविता का नियम काम कर जाता है। ठीक, यानी लैंगिक जनन से मतलब है एगो महिला चाहिए आ एगो पुरुष चाहिए। ठीक, जब दोनों लोग मिली लो तो का उत्पन्न होई हो, तो संतान उत्पन्न होगा। का उत्पन्न होगा? संतान। अब संतान में विभिन्नता हो सकती है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है, ढंग का हो सकता है, बेढंग का भी हो सकता है। ठीक, अच्छा क्या क्या इसमें होता है? तो इसमें होता है ना जी, कितना 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़े। इसमें क्या हो जाएगा? अगर जोड़ा हटा दे तो क्या हो जाएगा? 46। इसमें भी 23 जोड़े होंगे। अगर जोड़ा हटा दे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 46 गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। अच्छा मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो 46 गुणसूत्र में मादा से आता है, 46 गुणसूत्र नर से आता है। पता है कि आपको नहीं है? कि बताइए, जब हई 46 हई 46 आ जाएगा, 46 प्लस 46 तब का होगा? ये यार तो 92 गुणसूत्र हो गया है ना हो, तभी दानव पैदा होगा। क्या होगा? दानव, महादानव पैदा होगा। 46 गुणसूत्र समझ में आ रहा है आपको? टोटल हमको 46 ही चाहिए, तो डबल हो जा रहा है ना, तो दानव पैदा होगा। क्या होगा? दानव। कुल मिला जुला के ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें से ना 23 वो आता है, जोड़ा में नहीं आता, 23 गुणसूत्र आएगा। 23 गुणसूत्र मादा, 23 गुणसूत्र। अच्छा इसको थोड़ा हम इधर साइड में कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। कहाँ गया वो? बढ़िया से आओ यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और क्या कर रहा है? चलो भाई थोड़ा सा विस्तार इधर और कर लेंगे। मादा हो गया है, भाई नर हो गए। ठीक, इसमें कितना है? 46 गुणसूत्र। इसमें कितना है? 46 गुणसूत्र। इसमें से आधा लेगा। कितना लेगा? आधा लेगा। और इसमें से कितना लेगा वो? तो आधा लेगा। वो भी आधा में 22 से लेगा। अगर ये मादा है तो 22 प्लस x लेगा, और नर है तो 22 प्लस y लेगा। अब आया समझ में? 22 प्लस x भी ले सकता है, 22 प्लस y भी ले सकता है। हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो x। देखिए ये आया फिर 22 प्लस x, अब 22 प्लस, अरे भाई क्या बोल रहा है? 22 प्लस x, इसमें भी हो सकता है। अब आप बताइए, जब x x मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लड़का की लड़की नहीं, लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की पैदा हो जाएगी। x और y, 22 प्लस 22 x और y मिलेगा तो क्या पैदा हो जाएगा? तो हई हो जाएगा बच्चा, हई हो जाएगा बच्ची, हई हो जाएगा बच्ची। या फिर बोले लड़का, हई बोले लड़की। ठीक, इस सब मिल रहे हैं तो क्या पैदा हो रहा है? लड़का और लड़की पैदा हो रहे हैं। इसके को मेहरुआ है, क्या है? इसके को मेहरारू एकदम भैया बाल है। हमारा शादी नहीं हुआ है। अरे यार हम तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, तुम कलुआ भूटेलिया थोड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज चलिए कलुआ मान लेते हैं, आइए। अब आगे क्या है? जब शादी विवाह हो जाता है ना, तो अगर कोई लड़की है उसके लगातार 3 बेटियां पैदा हो गई, तो सब घरवा की महिलाएं और आसपास के जो पड़ोसी है ना, वो सब बोलते हैं ना कि इसी में कमी है।
अच्छा आप ही लोग बताइए कमी किसमें है। सबको पता है कि एक्स एक्स जो गुण सूत्र है इसमें पाया जाएगा हो तो मादा में पाया जाएगा। यानी मादा हमेशा से बच्ची को ही जन्म देने के लिए प्रिपेयर होती है। आगे क्या है वाई। वाई जब पुरुष में होता है और वाई वाला जब गुणसूत्र मिलेगा तभी ना बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा। तो इसमें लड़की की क्या गलती होती है या फिर उस महिला की क्या गलती होती है। आगे आते हैं हम लोग। अगला है आनुवंशिकी। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं हम लोग आनुवंशिकी के बारे में। आइए हेडिंग कर लेते हैं हम लोग आनुवंशिकी। क्या कर लेते हैं आनुवंशिकी। हेडिंग में क्या हो जाएगा आनुवंशिकी। अच्छा आनुवंशिकी की का हम लोग क्या कर लेंगे जेनेटिक। क्या हो जाएगा वो जेनेटिक। ठीक। अच्छा जेनेटिक यानी आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये वाटसन ने किया था। किसने किया था वाटसन ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था तो आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले तो वाटसन ने किया था। कौन किसने किया था वाटसन ने आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अच्छा आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। शब्द भले ही किसने दिया हो, शब्द भले ही वाटसन ने दिया था, लेकिन आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं जन्मदाता। आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग नाम किसने दिया तो वाटसन ने दिया। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में पता लगाया था। किसने लगाया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगाया था। क्या हुआ परेशान हो गए क्या उठ गए। अरे थोड़ा बैठिए अभी क्लास लंबा चलेगा, इतने में भाग नहीं जाना है। अच्छा चलिए मेंडल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना ना कि आनुवंशिकी का पता लगाया था मेंडल ने। और मेंडल के बारे में विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। आइए ये हो गए मेंडल साहब। मेंडल ये थे कहां से तो ऑस्ट्रिया एक देश है। कौन सा देश है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के में थे। ऑस्ट्रिया में ना एक जगह है चर्च। ऑस्ट्रिया में चर्च है। चर्च में क्या थे पादरी थे। चर्च में क्या थे पादरी थे। कौन ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया में जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना मस्जिद होता है ना उसी तरह से ऑस्ट्रिया में क्या होता है बाबू तो चर्च होता है। क्या होता है चर्च होता है। उसी चर्च के पादरी, पादरी से मतलब हो गया जैसे हम लोग में पुजारी लोग होते हैं ना मौलवी लोग मुसलमानों में होते हैं उसी तरह से पादरी लोग होते हैं। उसमें पादरी थे। एक बार क्या कर रहे थे एक बार गार्डन में थे। किसमें थे गार्डन। गार्डन से मतलब हो जाएगा बागीचा में थे। बागीचा में इन्होंने एक प्रयोग किया। बागीचा में बैठे पड़े थे तो इनको कुछ याद आया था कि क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें। उस बागीचा में से प्रयोग करना शुरू किया। उस प्रयोग का नाम था आनुवंशिकी प्रयोग। और किस मटर के पौधे पे किया उस मटर के पौधे का नाम था उदान मटर। कौन सा मटर था उदान मटर था। यानी गार्डन में बागीचा में बैठे हुए थे एकाएक इनके दिमाग में ख्याल आया नया एकाएक इनके मन में ख्याल आया क्या ना यार कुछ प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कुछ प्रयोग करते हैं। जहां ये आसपास घूमते थे ना जहां पे रहते थे इस गार्डन में वहां पे अनेकों प्रकार के लोग आया करते। क्या करते थे अनेकों प्रकार के लोग आया करते थे। जब अनेकों प्रकार के लोग आएंगे ना तो होता क्या है थोड़ा सा जिज्ञासा जागता है। जब लोग आ रहे थे तो कोई मोटा था कोई पतला था कोई बड़ा था कोई छोटा था कोई बेढंग का था किसी की आंखें किसी अलग टाइप की थी
किसी के बाल अलग टाइप के थे, तो इन्हें थोड़ा प्रभावित हो गए कि यार इस मतलब इंसानों में ये लक्षण आता कैसे है। कौन ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, तो ये बोलेंगे कि चलो हम अपने बागीचे में है, और उसी बागीचे में ना ये मटर के पौधे उगे हुए थे। अब उस मटर के पौधों पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मटर के पौधों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस मटर के पौधे का नाम क्या था, तो उद्यान मटर का पौधा। क्या था, उद्यान मटर का पौधा। अच्छा, इनका सन भी थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, सन भी जान लेते हैं। 1856 से लेके 1863 तक क्या किए, प्रयोग किए थे। क्या किए हो, प्रयोग का लगभग हम इनका माने तो 1856 से लेके 1853 तक इस प्रयोग में व्यस्त रहे। किसमें, प्रयोग में क्या रहे, व्यस्त रहे। सोचे कि बस हमें आनुवंशिकता का पता लगा ही देना है, इसलिए क्या रहे, व्यस्त रहे। ठीक, आगे है 1856 से सॉरी 1865 से 1865 से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया हो, इन्होंने अपना अपना क्या दिया, अपना नियम दिया। इन्होंने अपना नियम दिया। अच्छा, नियम का नाम क्या था, तो आनुवंशिकी का नियम दिया। किसका नियम दिया, आनुवंशिकी का नियम दिया। आनुवंशिकी किसने आनुवंशिकी का नाम दिया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की चर्च में, एक मंदिर मस्जिद जैसे हमारा होता है वैसे इनका था चर्च। वहां पे पादरी यानी पुजारी थे। ये क्या थे, गार्डन में बैठे हुए थे। एक इनके और दिमाग में विचार आया, नहीं कुछ प्रयोग करते हैं। प्रयोग किसने किया, तो उदान एक मटर था, जिस मटर पे इन्होंने प्रयोग किया। उस मटर का खास बात था 3 से 4 महीने उपलब्ध रहता था। कितने दिन, 3 से 4 महीने वो मटर उपलब्ध रहता था। ठीक है, इसके बाद से इन्होंने ना, अच्छा इसका कार्यकाल क्या था, तो 1856 से 1863 तक ही प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए थे, आनुवंशिकता के सिद्धांत में प्रयोग किए। 1865 में इन्होंने अपना नियम दिया। उस नियम का नाम क्या था, आनुवंशिकता का नियम। तो क्या था, मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन पर, जॉनसन ने क्या किया हो, अपने अध्ययन पर, अपने अध्ययन पर बताया कि फैक्टर डीएनए में जीन होता है। डीएनए में क्या होता है, तो जीन होता है। और अर्थात, अच्छा मेंडल ने क्या बताया था, तो क्या होता है, डीएनए में जीन होता है। अर्थात डीएनए का मतलब होता है, डीएनए का वह लक्षण जो माता पिता में पहले से मौजूद हो, बच्चे में एकाएक चला जाता है। बच्चे में अपने आप चला जाता है, उसे धारण करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप चला आता है। जैसे हमने आपको बताया था, अनेकों प्रकार की जो थे बाल रोग थे, बोलने का तौर तरीका था, सब अपने आप चला आता है। कभी ध्यान दीजिएगा, भुला भटक के मिस्टेक हो जाता है, तो कोई जो बाप खूब चालाक होता है ना, उसकी माता भी चालाक हो जाती है, उसका लड़का बकलोल हो जाता है। क्या हो जाता है, बकलोल हो जाता है। तो लोग हिस्सा बना लेते हैं ना कि अरे यार होशियार के घर में ना, या फिर बांस के जरी नहीं रीढ़ जाम गया, ये पता नहीं कहां से आ गया है। तो ये जेनेटिक होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन पर बताया कि फैक्टर डीएनए होता है, और उस फैक्टर डीएनए में जीन होता है। डीएनए में होता क्या है, तो जीन होता है।
हाँ, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉनसन ने किया। किसने किया? जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने किया था। किसका? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। अगले से पेज पे आएंगे हम लोग, थोड़ा विस्तार करते हैं लोग। चलिए, मेंडल हो गए। मेंडल ने किया क्या? मेंडल किसी चीज की जनक है, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद से इसमें होता क्या है? तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ पे कारक होते हैं। ठीक। अगला हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है? कारक हो जाएगा। कारक में क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। जीन करके कौन हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा। जॉनसन। आइए अब समझते हैं हम लोग विस्तार से पढ़ा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका खोज किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका खोज किया? तो आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी का जनक किसे बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। आनुवंशिकी का मतलब क्या होगा? तो संतान। संतानों में एक ऐसा लक्षण जो माता पिता में पहले से उपलब्ध हो और बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, कारक होता है। यार था मेंडल ने आनुवंशिकी के कारण का खोज किया। ठीक है भाई। जॉनसन है, जॉनसन ने भी किसी कारण का खोज किया था। जॉनसन ने किस कारण का खोज किया? तो जीन का खोज किया था। जीन का खोज किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। अगले पेज पे आएंगे हम लोग, पेज समाप्त है। अगला पेज हो जाएगा हम लोग का आनुवंशिकी। अगला पेज क्या हो जाएगा? जॉनसन। जॉनसन ने ना डीएनए को खंड में बांटा था। डीएनए को क्या किया था? खंड में बांटा था। एक लक्षण बताया था। जॉनसन क्या बताए थे कि जॉनसन ने कुछ बताया था कि जीन एक विशेष लक्षण होता है। जीन एक क्या होता है? तो विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन क्या होता है? तो जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का क्या होता है? लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे, चलिए हमने वो भुटेलिया को बना दिया है। किसको बना दिया? एक भुटेली को बना दिया। सही है ना? वो सोने लगा हो भुटेली। हमने वो भुटेली को बना दिया। ठीक। भुटेली में से कुछ निकल रहा है, देखिएगा क्या निकल रहा है। आप ही लोग बताइएगा क्या निकल रहा है भुटेली में। ठीक। भुटेली को हमने बना दिया। और भुटेली को बनाने के बाद से ना इसमें कोशिका हो गया। क्या हो गया? इसके शरीरों में अनेकों कोशिकाएं से मिलकर इसका शरीर बना है भुटेलिया का। इस कोशिका के अंदर अंदर एक केंद्रक है। क्या है? कोशिका के अंदर अंदर एक केंद्रक है। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। सही है ना? केंद्रक में गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में क्या है? मुख्य है डीएनए। क्या है? डीएनए और एक प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए और एक प्रोटीन। डीएनए और एक प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक। क्या था इसमें? एगो हमने भुटेलिया को बना दिया। इसका जो शरीर बना है मार एकदम से करिया है। क्या है? तावा के पेनी की तरह एकदम से करिया है। बेचारा हंस रहा है। कोई बात नहीं। इसके शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं। सारे कोशिकाओं में वो केंद्रक है। इसी केंद्रक में से क्या होता है? कुछ निकलता है और एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र में डीएनए और एक प्रोटीन। दो पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन। और इनसे कुछ निकलता है जिन्हें हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन क्या करता है ना? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
हस्तांतरण करता है। क्या करता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण कि कौन करता है वो? तो जीन करता है। जीन क्या करता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो हमने एगो मान लिया भुटेली को बनाया, चाहे एगो कलुआ को बनाया, कलुआ एगो कलुई, दो मिलेंगे तो कुछ निकलेगा। तो फिलहाल हमने एगो कलुआ को बनाया है। कलुआ के शरीर में क्या है? अनेकों कोशिकाएं हैं। उस कोशिकाओं में एगो केंद्रक है और वो केंद्रक आगे चलता है। इसमें से कुछ निकालने के बाद से देखिए क्या बन जाता है? गुणसूत्र बनता है। ये गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए आगे चल के जीन का निर्माण कर देता है और प्रोटीन दोनों मिलकर जीन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं जीनों में से क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाता है? वो तो हस्तांतरण हो जाता है। कहने का मतलब है, थोड़ा सा और विस्तार देंगे। एगो भुटेली है, इसका ब्याह हो गया एगो भुटेली मियां से, ठीक है। दोनों मिलके गुणसूत्र का निर्माण किए। इसमें से एगो भुटेलिया भुटेलिया मिल के एगो कलुआ को जन्म दिए। और इस भुटेलिया का लक्षण और उसके बीबिया का लक्षण दोनों को मिल के क्या कर दे रहा है? उस लड़का में हस्तांतरण हो जाता है। बताइए वो लड़का कैसे पैदा होगा? कैसा लगेगा वो लड़का? अब जैसे भी हो, लेकिन लड़का तो होगा ही। हंसी नहीं लग रहा है वो? गाली में मतलब कुछ अलग करने का मन नहीं कर रहा है कि ना बैठे क्लास में कुछ चला के सर बोल दे। कुछ बोलो यार। तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे। क्या है? आनुवंशिकी। तो चैप्टर में आनुवंशिकी में है, बढ़िया से जानेंगे ना। आनुवंशिकी जॉनसन ने क्या किया था? जॉनसन 1909 में, जॉनसन ने 1909 में जीन का खोज किया। किसका खोज किया? में जीन का खोज किया। जीन का खोज किया था। बुडेली, जॉनसन ने जीन का खोज कब किया था? 1909 में। कब? 1909 में। अभी बताओ उस समय तुम थे तो उस समय खोज किए तभी ना बताए कि तुम्हारा लड़का कैसे पैदा होगा, चाहे लड़कियां कैसे पैदा होगी। सही है ना? अच्छा, किसने खोज किया था? जॉनसन ने। किसने खोज किया था? जॉनसन ने, ठीक है। अब वाटसन ने 1905 में कुछ खोज किया था। वाटसन ने कुछ खोज किया था 1905 में। 1905 में क्या खोज किए थे? मैं सबसे पहले जेनेटिक शब्द का खोज किया था। जेनेटिक अर्थात वाटसन ने सबसे पहले 1905 में ही बताया था ना कि आनुवंशिकता एक शब्द है। क्या बताया था? कि आनुवंशिकता एक शब्द है। किसने बताया था? तो वाटसन ने बताया था। थोड़ा सा और है और जान लेते हैं इसमें। डीएनए आनुवंशिकता का गुणवाहक है। क्या है? डीएनए आनुवंशिकता का गुणवाहक है। डीएनए क्या है? आनुवंशिकता का गुणवाहक है। भैया अब ना साउंड थोड़ा कम करिए ना। जितने भाई लोग, जितने बहन लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, साउंड कम कर लेंगे या फिर हेडफोन लगा देंगे। नहीं तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं आएगा या टॉपिक अच्छा नहीं आएगा। तो अगर घर के लोग सुनेंगे ना, कई बोलेंगे कि पढ़ा रहा है कि हमारे लड़कों को बिगाड़ रहा है। समस्या यही है और कुछ समस्या नहीं है। लेकिन जानना तो जरूरी है ना। ऐसा मान लीजिए सदिया भी हो जाए, अगर आपकी बीवी आ जाए, आपको संदेह हो कि नहीं हमारा लड़का नहीं है, तो क्या टेस्ट कराएंगे आप? कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो डीएनए टेस्ट होगा। क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होगा कि लड़का आपका है कि किसी और का है। सुने हो? कैसे टेस्ट होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से ना। अच्छा, डीएनए होता कैसे है? और थोड़ा सा विस्तार करते हैं।
है यार, हम ही गलती करते, ऐसा कोई बात नहीं है, और गलती नहीं होती। ये हो गया डीएनए। सब के आकार का है वो, जिस भी आकार का हो, तो इससे पता चलता है कि लड़का किसका है और किसका नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे विस्तार करते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? वो 46। कितने? 46। थोड़ा सा बोले हैं ना भैया, सामूहिक अंक पर लीजिएगा, ठीक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान, माता पिता का योगदान, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन के, अपने जीन का हिस्सा होता है। अपने जीन का हिस्सा होता है मतलब अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। क्या होता है वो? आधा हिस्सा होता है। कहने का मतलब है ना, यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है ना, अपने जीन का आधा ही देते हैं वो लोग। अच्छा पूरा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अभी बताए थे हम आपको कि अगर पूरा दे देंगे ना, तब मानव बनाने के लिए वो लोग उत्पन्न किए हैं बच्चा का, मानव की जगह पे दानव बन जाएगा, दानव और राक्षस बनेगा, महाराक्षस बनेगा। क्यों बनेगा? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जानना भी जरूरी है ना, आइए जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानने में आसानी होगी। मनुष्य में मानते हैं हमने कितना गुणसूत्र होता है? वो मनुष्य में, मनुष्य में 46 क्या हो जाएगा? गुणसूत्र क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का इंग्लिश में नाम हो जाएगा क्रोमोसोम्स। इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा वो? क्रोमोसोम्स। इंग्लिश में CHOROMOS, क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा इंग्लिश में नाम? क्रोमोसोम। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना। 44 जो जोड़ा होता है, 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र क्या करते हैं? यह शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। यह शरीर के निर्माण में, निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। बाकी बाकी क्या होता है? तो बाकी नहीं, लक्षण बताता है। लक्षण, लक्षण बनाने में सहायक होता है। ये लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, आइए समझते हैं आगे भाई। 46 हो गया है, 46 में जोड़े में क्या हो जाएंगे? 23 जोड़ी। जोड़े में 23 ही होंगे ना। आप बोल रहे हैं कितना इसमें? 44। 44 को हम लोग करेंगे तो 22 जोड़ी, ठीक। 22 जोड़ी। इसमें क्या हो जाएगा? समजात गुणसूत्र क्या हो जाएगा? समजात गुणसूत्र हो जाएगा, समजात गुणसूत्र, ठीक। समजात गुणसूत्र इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दो गुणसूत्र होगा, दो गुणसूत्र, दो गुणसूत्र से मतलब हो जाएगा, कोष्टक में करेंगे तो एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी गुणसूत्र होगा। ये क्या करता है? तो ये ना मेल और फीमेल क्या करता है? जैसे हम इसको अगर बोले तो ये, हाँ मेल फीमेल लिख लेते हैं। मेल फीमेल यानी क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। किसका करता है? लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब आए समझ में?
और नहीं समझ में आए तो और बढ़िया से विस्तार से समझाइए देते हैं, कोई दिक्कत है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़े में 22 को हो जाएगा, 22 दूनी 44 को हो जाएगा। क्या करता है? तो समझा क्या है? समजात गुणसूत्र होते हैं, सब मिला जुला के एक एक जाति के सब होते हैं। अच्छा, महिलाओं में और पुरुषों में या फिर लड़कों और लड़कियों में ज्यादा अंतर होता नहीं है शरीर के बनावट के साथ। ऐसा नहीं ना है कि पुरुषों का एक नाक है तो महिलाओं का 2 नाक है, चाहे हम लोग का एक मुड़ी है तो उन लोग का 2 मुड़ी है, 2 हाथ है हम लोग का तो 4 हाथ है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। थोड़ा सा अंतर होता है बस, क्या? उस लिंग का अंतर होता है और थोड़ा सा हम लोग के आवाज का भारीपन का और थोड़ा सा चेस्ट का, बस यह अंतर होता है और कुछ होता नहीं है। लगभग 95% के आसपास तो हम लोग मिल ही जाते हैं, बाकी 5 या 10% तो चलता ही रहता है। तो समझा तो गुणसूत्र होंगे भाई, 2 जो गुणसूत्र होता है जोड़ा में ये को यही निर्भर करता है, मेल का हो जाएगा एक्स वाई और फीमेल का हो जाएगा एक्स एक्स। और यह निर्भर करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल होगा। आइए थोड़ा इसका और विस्तार से जान लेते हैं हम लोग मेल और फीमेल में। चलिए भाई, हमने इसको मेल कर दिया और इसको फीमेल कर दिया। क्या कर दिया? मेल और फीमेल कर दिया हमने। मेल में क्या है? मेल में ना बाबू एक्स और वाई होगा, फीमेल में क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। अब हम इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे ना, तो देखिए एक्स एक्स हो रहा है, ठीक। एक्स और वाई का कराएंगे ना, एक्स एक्स हो गया, क्या करते हैं? वाई और एक्स होगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? 2 को जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगी, और एक वाई और एक एक्स हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको लिंग निर्धारण के बारे में विस्तार करते हैं। लिंग निर्धारण के बारे में क्या कर लेते हैं और विस्तार कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नर में कितना था? 46। मादा में कितना था? 46। माता में कितना था? तो 46 था। 46 कहने का मतलब है 44 प्लस मादा है जो है पुरुष में एक्स और आशा नर है तो एक्स और वाई, मादा है तो 44 प्लस एक्स और एक्स। 44 हो गया, 46 से ये भाग हो तो भाई 2 हो जाएगा, 44 और 46 और 44 2 46। ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? तो निर्धारण करना है। तो इसको हम लोग उठा के इधर कर लेते हैं। इसमें से कितना आएगा? तो आधा ही आएगा। क्या आएगा? आधा आएगा। तो प्लस अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो ठीक है, माता का क्या हो जाएगा? फिर हम इसमें से इसको कोष्टक में करते हैं, आपको समझाने के लिए बेहतर विकल्प रहेगा। फिर करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? 22 प्लस वाई छूटा था तो वाई लिखेंगे। मादा वाला है तो मादा में है 22 प्लस एक्स, मादा में तो एक्स से होगा, फिर 22 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ तक हमको विशेष रूप से समझ में आ गया। विशेष रूप से हमको यहाँ तक समझ में आ गया। आया ना? 22 क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स और एक्स है तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स है। अब आगे क्या है? अब आगे है एक्स और इसमें गुणा करेंगे, ठीक। एक्स और 22 में गुणा करेंगे हम लोग तो 22 प्लस एक्स और एक्स हो जाएगा। आगे क्या है? 22 वाई प्लस 22 एक्स, 22 वाई प्लस 22 एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 एक्स और वाई, 44 एक्स और वाई। आगे क्या बच रहा है हमारा? तो वाई से इसमें गुणा करेंगे हम लोग 22 वाई में तो क्या हो रहा है? 44 प्लस एक्स और वाई। कहने का मतलब ये है सब में हमारा मिल क्या रहा है? तो सब में एक ही चीज मिल रहा है,
और ये चीज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। यहाँ पे दो जुड़ेंगे तो लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। हमने 22 किया है, इसको ये 44 होगा। क्या होगा, वो 44 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। संतान, संतान से कैसे होता है, तो संतान में नर युग्म मिलता है, नर युग्म प्लस मादा युग्मक। मादा क्या होता है, युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो नर युग्मक में क्या होता है, एक्स और वाई। मादा युग्मक में क्या होता है, तो वाई होता है। ठीक है, हम लोग अभी क्रिया करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा मादा और एक्स वाई मिलेंगे तो नर हो जाएगा। अर्थात संतान उत्पत्ति में मादा के नर, मादा का जो शुक्राणु है, मादा का जो अंडाणु है, उसमें नर का शुक्राणु जब जाता है तो एक्स और वाई जाता है। वहां पे जाके एक्स जाए या फिर वाई जाए, बच्चे का लिंग का निर्धारण उसी से होता है। हम लोग का अगला है मेन, क्या है, आनुवंशिकी। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है। मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, वो मेंडल ने अपने प्रयोग में, मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, मटर का जो प्रयोग किया था ना, उस मटर का नाम क्या था, उस मटर का नाम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। कौन सा नाम हो जाएगा, तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना था, क्योंकि 3 से 4 महीने में क्या हो जाते हैं, मटर के पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। मटर के पौधे 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो जाते हैं और इनके बीजों में अनेकों प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई झुर्रीदार होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई बौना होता है, कोई छोटा होता है। अनेकों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि बौने लक्षण जो बाहर के होते हैं उन्हें दिखाई कैसे देते हैं। हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता में एक क्रम चलता है, आनुवंशिकता में एक क्रम चलता है। वो क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है ना कि 3 अगर पीढ़ी कोई छिप गया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ाया था कि भुटेलिया है, अब भुटेलिया की शादी हो गई वो चेयर बहू से। अभी हमने आपको बताया था कि भुटेलिया है, भुटेलिया छोटा बाल वाला, क्या है वो, छोटा बाल बना देते हैं, कान छोटा कर देते हैं इसका, दांत इसका नहीं है। इसके को मेहरुआ है, क्या है, इसके को मेहरारू एकदम भैया बाल है। इस बार ये हमारा शादी नहीं हुआ है। अरे यार, हम तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, कलुआ भुटेलिया थोड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज चलिए कलुआ मान लेते हैं, आइए। एगो कलुआ है, इसका बिया हो गया एगो कलुई से, किससे बिया हो गया, एगो कलुई से। मार है, मेकअप की दुकान है, मेकअप सेकअप करके बाल एकदम खौरैया की तरह कर ली है। अब पोटा वोटा साइड से बह रहा है। ठीक है, बेचारी शुरू में खूब पोटा बहाई है, थोड़ा बड़ी हो गई है तो हीरोइन हो गई है। मार मेकअप की दुकान बना ली है, अपने आप को बालवा सजा लिए। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, बनाना नहीं आता है हमको। अब पता चला किसी का नाम हो तो सब आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ के, का है हमारा नाम रखते, तो इसलिए डर लगता है। नहीं है। अच्छा, हाथ नहीं है, ये हाथ तो बनाना नहीं आता है। अच्छा, हाथ से याद आ गया, बहुत अच्छा काम किया हो यार। अच्छा, इसलिए कमर पे हाथ रख दे रहे हैं, डांस करेंगे ना, डांस करेंगे। हाँ देखो, आनुवंशिकता में कुछ हम भूल रहे थे तो ये हमारा चेलवा हमको याद दिला दिया। अब बड़ा बढ़िया टॉपिक था। और मान लीजिए है कलुआ है,
कलुआ स्वाद में नहीं बनाया का तनी बना दे बेचारा इहो मेकअप भले कलुआ है तो काम मेकअप को कर ली। अब यावा हुआ होगा तो मेकअप करेगा ना, तो मेकअप कर लिया कलुआ, आई कलुई हो गई। अब दोनों का जब विवाह हुआ हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कलुआ बड़ा है, भले ही कलुआ है लेकिन बड़ा है, इसकी जो बीवी है ना वो थोड़ा छोटी है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 को पीढ़ी में अगर बड़ा हो गया, ऐसा मर गए, 3 पीढ़ी गुजर गया, तो इन बौनापन धीरे धीरे इससे छोटा का जो बौनापन होता है ना छिपे छिपे आएगा, और चौथा पीढ़ी में हो सकता है कि अगर 4 को लड़का हो तो उसमें से वो छोटा पैदा हो जाए, भले उसके मम्मी पापा बड़े हो तो क्या है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर में देख के छोटा है या नहीं कि कहाँ से पैदा हो गए। तो है आप लोग बता दीजिएगा ना, क्लास किए थे हम दिलीप सर का, उसमें वो बताया कि ना कि 3 को पीढ़ी में छिप के आया था, और चौथा पीढ़ी में क्या हो गया, एक ही बार उजागर हो गया, एक ही बार क्या हो गया, उजागर हो गया कि ना पहले किसी न किसी में पीढ़ी में तो रहा होगा छोटा, तो अभी जाके छोटा हुआ है, चाहे कलुआ है तो कलुआ हुआ है। अब क्या है, ये तो आनुवंशिकता की बात रही। अब मान लीजिए हमने इस कलुआ को बनाया है, कलुआ बड़ा हो गया, मान लीजिए 30-35 साल का हो गया, भूला भटक के इसका हाथ कट गया, क्या हो गया, भूला भटक के, मान लीजिए धान उनका दौरी उरी कर रहा है, गेहूं का दौरी कर रहा है, उसका हाथ उसी में चला गया, हाथ कट गया। तो अब ये बताइए समस्या ये है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हम पहले ही डाउट क्लियर काहे नहीं कर देंगे। मान लीजिए इसका हाथ जब कट गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका जो लड़का होगा 3-4 वो लड़के हो गए तो ये उसका भी हाथ कटा हुआ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे किया, ये आनुवंशिकता का लक्षण नहीं है, मतलब पैदा तो सही हुआ था ना, सही सलामत पैदा हुआ था। अब आगे चल के उसका हाथ कट गया है, तो अब ये नहीं है इसका ना हाथ इधर भी कटा हुआ रहेगा या फिर इसके पीढ़ी में हाथ कटा हुआ बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ख्याल आए तो दूर कर दीजिएगा, कहिएगा ना हम क्लास लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं है, आनुवंशिकता में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी भी लक्षण को जो निर्धारित करता है ना उसे जेनेटिक बोला जाता है, ठीक है। और जो लक्षण हमेशा बार बार देखे जाते हैं वो भी लक्षण एक होते हैं, आनुवंशिकता के लक्षणों में आ जाएंगे। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था, तो मटर का पौधा काहे चुने थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उसका वजन क्या था, तो उसका वजन था ना कि मटर के पौधे क्या होते हैं, कम समय में ज्यादा उपलब्ध होते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं, अनेकों पौधे उपलब्ध हो जाते हैं, उसको स्टोर किया जा सकता है, और जो जो लक्षण होते हैं उस लक्षण से इंसानों के लक्षण में उन्होंने जोड़ लिया था। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटर के पौधे अस्पष्ट विपरीत लक्षण भी मिलते हैं, अस्पष्ट इसमें विपरीत लक्षण मिलेगा, अस्पष्ट विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा, अस्पष्ट विपरीत लक्षण, अस्पष्ट विपरीत लक्षण मिलेंगे। चक्र छोटा होगा, मतलब छोटे समय में जल्दी मिल जाएंगे, स्वपरागण होंगे, स्वयं से उत्पन्न हो जाएंगे। अब अगर इंसान को बच्चा पैदा करना हो तो क्या होगा, एगो मेल चाहिए, एगो फीमेल चाहिए, इसको लिए कोई चाहिए, कोई मतलब नहीं है, बोलेगा हमें किसी पौधे की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने में काम कर लेंगे और क्या कर लेंगे, बच्चा पैदा कर लेंगे। मनुष्य में हो सकता है वो ना, नहीं हो सकता है, पुरुष पुरुष भी मिलकर नहीं कर सकते हैं, स्त्री स्त्री तो कर ही नहीं सकते हैं, भले ही अनुमति मिल गई है हम लोग को, कोई बात नहीं है। अच्छा ये क्रॉस कर लेते हैं, अपने आप में आसानी से क्रॉस कर लेते हैं सब, ठीक है भाई, बुरा बुरा मत मानिएगा, हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, चाहे वॉल्यूम कम कर लीजिए, कहीं से भाई बहन आसपास में माता पिता सुनेंगे तो बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, चैप्टर में इसे थोड़ा तो समझाना पड़ेगा ना। अच्छा इनका क्या होता है ना, बड़ी संख्या में इनका संतान उत्पन्न हो जाता है, किसका, मटनवा का, आई शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं, ठीक है, शुद्ध नस्ल के होते हैं।
मोटर के पौधे पे थे तो हम लोग मोटर का पौधा ही बना लेते हैं। हम का आता नहीं है मोटर के पौधे में हम लोग मटर के पौधे में कुछ हम बनाए हैं, बहुत नहीं रहा है। अभी वो कुछ हम टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पास नहीं करना है भाई, रात हो गया, हम लोग को अपने सोने जाना है, ठीक है। बस दो। 10 बज गया, अरे चलते हैं ना भाई, काहे दिक्कत है। चलिए, ये क्या करेगा, इसको से छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा, जैसे कुछ छोड़ेगा ना, ये धीरे 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 एंट्री करेगा इसमें। तो चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा पहला परागकोश, मतलब ये रहता है। भाई हो जाएगा परागकण, ठीक। ये जिसमें लेता है उसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक। भाई परागण, परागण, ठीक है। नर प्लस मादा, ये दोनों क्या है, द्विलिंगी है। ये पुष्प क्या है, वो द्विलिंगी है। अब हम लोग समझते हैं। समझने के बाद अब क्लास को ही कर दिया जाएगा, जहाँ रात हो चुका है, शायद आप लोग को भी समझ में, आप लोग को तो समझ ही करेगा, रिकॉर्डेड क्लास है। तो क्या करते हैं, मटर का पौधा ले लिए हम लोग। अब मटर का पौधा ना स्वयं में कलाकार होता है, स्वयं से बचा उत्पन्न कर लेते हैं, सब स्वयं से बचा उत्पन्न कर लेगा। पराग पुष्प से जाएगा किसमें, पराग कण में। पराग कण क्या करेगा, मान लीजिए कि अब हम लोग को मतलब कुछ दूर चलना हो, एक डी चलना हो, तो किसी के सहारा नहीं लेंगे, वो लात उठाएंगे, टप जाएंगे। सही है कि नहीं है, ये वो लात उठा के टप जाएंगे, तो किसी के सहारा कहाँ लेगा, मारता है एक ही बार छलांग, बस उसमें चला जाता है वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र मुंह खोल के इंतजार करता रहता है कि अब नर कुछ करेगा, अब नर कुछ करेगा। माता मुंह खोल के इंतजार करती रहती है, इसमें आता है, फटाक से अंदर लेती है, तुरंत अंदर लेती है। अंदर लेने के बाद इसका क्या हो जाता है, वो तो पराग कण का निर्माण होता है। खास बात यह है ना कि द्विलिंगी है, दो लिंगी इसी एक ही में होता है, एक नर और एक मादा। तो अपने आप से किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता है। और जब किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा तो लात तो खाएगा नहीं। जब किसी दूसरे के पास जाएगा तो आदमी स्वाभाविक है एक ना एक दिन लात खाएगा, कोई लात नहीं खाता है, इससे बच जाता है। कोई पौधा इसमें से कोई अगर ना जीव इधर से इसमें बैठ गया तो इसको आसानी हो जाता है, तुरंत चला जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करते हैं तो नर और मादा दोनों अभिक्रिया करते हैं। इसका खास बात ही होता है कि द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो हम लोग ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी डालेंगे, उम्मीद है कि आप लोग वहां से भी प्यार देंगे और यहाँ पे पढ़ने जरूर आएंगे। अभी के लिए साथियों सिर्फ इतना ही, जय हिंद। तो साथियों हम लोग का क्या था कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था, क्योंकि मटर के पौधे में ना अस्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग गए, एक कलुआ लड़का है, कलुआ के लिए वो कलुई ढूंढने चले जाते हैं। कलुई ढूंढने जाएंगे तो अनेकों प्रकार का लक्षण देखेंगे कि नहीं देखेंगे, एक ही लक्षण तो देखेंगे नहीं। अब देखेंगे खाना बनाती है कि नहीं बनाती है, अच्छी है कि नहीं है, घर का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी, ऐसा होगा ना। तो बस इसी हिसाब से मटरों के पौधों को भी उन्होंने चुनाव किया था। मटर के पौधों को इसी हिसाब से चुनाव किया कि उसमें अस्पष्ट लक्षण दिखाई दे, ठीक। उसके बाद जीवन चक्र क्या होता है, मटर के पौधे का ना जीवन चक्र छोटा होता है। क्या होता है, जीवन चक्र छोटा होता है। फूल स्वपरागण यानी फूल अपना जीवन चक्र खुदे बना लेते हैं। एगो फूल फुलाएगा ना तो उसमें जाके क्रॉस करेगा और उससे अनेकों फूल उत्पन्न हो जाएंगे। क्रॉस आसानी से कराया जा सकता है। कहने का मतलब है ना, विपरीत लिंग नहीं खोजना है, एक एक लिंग से एक ही पौधे में डबल काम हो जाता है। एक ही पौधे में क्या हो जाता है, डबल काम हो जाता है। एक पौधा यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो इसमें एकदम आसानी से क्रॉस कर सकता है। आगे है पौधों का उगना कम समय में उपलब्ध होता है। पौधे जो उगते हैं ना एकदम कम समय में क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, 2 से 3 महीने में उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थात मेंडल ने मटर का जो पौधा चुना था उसका चुनाव इसीलिए किया था कि जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं। अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं, छोटापन, बौनापन, लंबा होना, बड़ा होना, मोटा होना, झुर्रीदार होना, पीला होना, शुद्ध लंबा होना, तो इस टाइप के अनेकों लक्षण दिखाई दिए थे। हमने अभी एग्जांपल दिया कि वो कलुआ थे, वो कलुई को ढूंढने जाएंगे ना तो अनेकों लक्षण ढूंढेंगे, एक लक्षण कोई नहीं ढूंढने जाएगा।
उसका विधिवत से जांच करते हैं। लोग जाते हैं तो पहले बुढ़वा उढ़वा बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के, और लगता है ना कि बस उसका ISPCS का एग्जाम ले रहे हैं। इस तरह से शुरू हो जाते हैं सब, एकदम ISPCS का एग्जाम चल रहा है। अब बेचारी अकेली लड़की जो घर के लोगों के बीच में रही है, अब अनजान लोगों के बीच में आती है तो डर की वजह से बोलबे नहीं करती है। समस्या ही हो जाता है। आई सब समझते हैं कि उस दिन हम ही सब कुछ है, ISPCS के बड़े अधिकारी होते हैं, भले ही लोग बाद में पता चले कि ना कुछ तो पता ही नहीं था। समस्या ही होती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्या है हम लोग का, हमने क्या पढ़ा है जी, पढ़ा है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, क्यों चुना था। एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। मटर के पौधे जल्दी से मिल जाते हैं, अनेकों लक्षण होते हैं, जीवन चक्र छोटा होता है, फूल स्वपरागण करते हैं, मतलब खुदे वो लोग वो आपस में क्रिया करके और दूसरा पौधे का उत्पादन कर लेते हैं। क्रॉस आसानी से कराया जा सकता है। पौधों का उगना कम समय में उपलब्ध होता है, 3 से 4 महीने के लिए लोग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे हम लोग आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो गलती करते हैं। मेंडल की सफलता के कारण क्या हो जाएंगे, मेंडल ने जो काम किया उसके सफलता के कारण क्या हो जाएंगे। मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, तो चलिए लिख देते हैं। 3-4 सफलता के कारण आपको बता दिया जाता है। पहला हो जाएगा एक समय में, क्या हो जाएगा, एक समय में एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित किए थे। एक ही गुण पर क्या किए थे, ध्यान केंद्रित किए थे। एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित करना, एक समय में एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित करना। और दूसरा हो जाएगा सांख्यिकीय, क्या हो जाएगा वो, सांख्यिकीय तरीकों का, सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग करना। क्या करना, सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया या करना। ठीक है, किया या करना। तीसरा क्या हो जाएगा, परिणामों का, परिणामों को व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, परिणामों को व्यवस्थित ढंग से, परिणामों को व्यवस्थित ढंग से लिखा। मतलब कहने का मतलब है ना कि उन्होंने परिणामों को व्यवस्थित ढंग से लिखा। अब मटर के पौधों में, मटर के पौधों में बहुत स्पष्ट लक्षण थे, बहुत स्पष्ट लक्षण थे। क्या क्या हमें जाना है दोस्तों, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। अगर हम लोग सफल या असफल हो जाते हैं ना तो उसके अनेकों कारण होते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने वो काम पे ध्यान केंद्रित किया और उससे भी बढ़िया अगर कुछ मिल जाता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि ना, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमने एक जगह जॉब करना शुरू किया, इस जॉब पे हमको मिल रहा है 40 रुपए, या फिर बोल देते हैं ना 40,000 रुपए मिल रहे, 40,000 रुपए मिल रहा है। और दूसरी जगह वाला बोल रहा है ना कि हम आपको कितना देंगे, 45,000 देंगे। अब हम लोग ध्यान केंद्रित एक जगह किए थे, हट के चले जाते हैं दूसरी जगह, पता चला कि कुछ दिन वहां पे रहते हैं, बोलता है कि नहीं काम खत्म हो गया आप चले जाइए, फिर हमारे पास सैलरी की दिक्कत हो गई, तो समस्या हो जाती है। लेकिन मेंडल के पास ऐसा नहीं था। मेंडल ने क्या किया था ना, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया था। थोड़ा सा एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। तो एक समय में ना हम लोग सोचते हैं ना कि ये झोटलैया मिली है ना तो गोरी झोटलैया से बतिया लेते हैं। क्या करते हैं, एक झोटलैया मिली है तो गोरी उससे बढ़िया झोटलैया मिल गई ना तो उससे बतिया लेते हैं। हम लोग के लाइफ में ये चलता रहता है, अधिकतर बच्चे ये करते हैं। लोग कहते हैं ना कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, ये गलत बात है। पहले प्यार को भुलाया जा सकता है, बस दूसरी वाली उससे बढ़िया होनी चाहिए। मेटर ये कर देता है कि हम लोग ना एक समय में एक लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। चल यार जो आता है सबको हम लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बस नुकसान यही पे हो जाता है। लेकिन मेंडल ने ऐसा तो नहीं किया था। मेंडल ने एक समय पे एक ही लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, आगे क्या है, सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया, मतलब ना अनेकों संख्याओं को लेके तब इन्होंने प्रयोग किया। अभी मटर के पौधे से कुछ प्रयोग नहीं हो पाता। ठीक है, तो अनेकों संख्याओं को जुटा के उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था इसका, किसका, तो मटर के पौधों पे संख्याओं का प्रयोग किया था। परिणामों को व्यवस्थित ढंग से लिखा,
जो जो भी उसके परिणाम थे एकदम व्यवस्थित तरीके से लिख रहे थे कि हमने जो किया है उसका परिणाम क्या हुआ है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है। हम लोग तो अपने जीवन का परिणाम नहीं लिख पाते हैं। आज हम लोग मतलब कुछ और काम करेंगे तो इससे बढ़िया जब दूसरा मिल जाएगा तो छोड़ यार चलो भाई कर जा, बस समस्या यही हो जाती है। लेकिन मेंडल ऐसा नहीं थे। मटर के पौधों में बहुत स्पष्ट लक्षण थे। मटर के पौधे में क्या थे, बहुत स्पष्ट लक्षण थे मतलब जिसपे इन्होंने प्रयोग किया था। वैसे सब में अस्पष्ट लक्षण होते हैं लगभग 99% में, लेकिन हम लोग वहां से हट जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसमें अगर सफल नहीं हुए ना चलो कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन शायद हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके उसी को और ट्राई कर देते तो हम लोग सफल हो जाते। मान लीजिए हम लोग आज हम लोग का यूट्यूब चैनल है, हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। अगर हम लोग को ऐसे लगता है ना कि ना हम लोग को सफलता नहीं मिल रही है, छोड़ देना चाहिए, लेकिन शायद हम लोग को सफलता हम लोग के पास आके हम लोग छोड़ देंगे तो चली जाएगी। तो ऐसे नहीं है, मेहनत करते रहना है और एक ही लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके मेहनत करना है। अच्छा, मेंडल के कितने गुण थे, मेंडल ने कितने गुणों का प्रयोग किया था? मेंडल के 7 गुण। मेंडल के कितने गुण प्रयोग किया था? मेंडल ने 7 गुण पे मेंडल ने प्रयोग किया था। चलिए मेंडल के 7 गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये परीक्षा उपयोगी है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडल के 7 जो गुण थे इसके बारे में जानेंगे। पहला गुण क्या था मेंडल का? तो पहला था बीज का आकार। पहला क्या था? बीज का आकार। बीज का आकार। दूसरा क्या था? दूसरा था बीज का रंग। बीज का रंग। तीसरा क्या था? तीसरा था फूल का रंग। तीसरा क्या था? फूल का रंग। चौथा क्या है? चौथा है फली का आकार। फली का आकार। और पांचवा क्या है? पांचवा है फली का रंग। पांचवा क्या है? फली का रंग। छठवा क्या है? फूल का स्थान। फूल का स्थान। और सातवां हो जाएगा हमारा आखिरी पौधों की ऊंचाई। पौधों की ऊंचाई। पौधों की क्या हो जाएगी? पौधों की ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जोड़ते हैं। जो क्या है, बीज का आकार क्या था? तो गोल था। बीज का आकार गोल था और धुरीदार। ठीक, इसके बाद से क्या था? पीला था और हरा था। इसके बाद से क्या था? बैगनी था और सफेद था। इसके बाद से चौथे नंबर पे क्या था? फूली थी प्लस संकुलित थी। फूली प्लस संकुलित। आगे है हरा प्लस पीला। हरा प्लस पीला इसका रंग हो जाएगा। उसके बाद से आ जाएंगे हम लोग लास्ट में लंबा था। लास्ट में क्या हो जाएगा? लंबा प्लस बौना। और ऊपर है अक्षीय तथा अंतिम। अक्षीय तथा अंतिम। हाँ, अब हम लोग इससे सीखेंगे क्या? मेंडल ने कितने प्रकार के लक्षणों को बताया था? मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था। जो पहला गुण है बीज का आकार, इन्होंने क्या बताया था? पहले गुण में बीज का आकार कैसा होगा? बीज का आकार कैसे होगा? तो पहले में बीज का आकार क्या था? गोल था और झुर्रीदार था। गोल और झुर्रीदार। आगे है बीज का रंग। बीज का रंग कैसे होगा? पीला और हरा होगा। फूल का रंग बैगनी या सफेद हो सकता है। फली का आकार फूली या संकुलित हो सकता है। फली का रंग हरा या पीला हो सकता है। अब फूल का स्थान अक्षीय या अंतिम होगा। इसके बाद से आगे नहीं बढ़ेगी। पौधों की ऊंचाई लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है। तो इन्होंने ना इसके बाद से आगे क्या करा दिया? बीजों का जो रंग है ना, ये पीला है और पीला को सफेद में करा दिया। गोल है तो गोल का हरा में करा दिया। और गोल का क्या करा दिया? गोल का इधर से हम लोग कर देंगे, गोल का बौना में करा दिया। और लंबा है तो लंबा का इधर किधर गया थी? लंबा का बैगनी में करा देंगे। तो इस तरह से करके इन्होंने अनेकों प्रकार की 7 प्रकार को फिर से आगे तोड़ा है। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग अपने पे ले लेते हैं। अगर हम लोग किसी को ढूंढने जाते हैं तो 7 प्रकार मेंडल दिए है ना,
हम लोग भी अगर किसी लड़की को ढूंढने जाते हैं तो अनेकों गुण खोजते हैं, उसमें अगर हम लोग को लड़कियों पे खोजना हो तो क्या खोजेंगे कि लड़की अच्छी हो, काली है कि गोरी है, सुशील है, आती है तो पहले प्रणाम पाती कैसे करती है, ठीक है, उसका रंग कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है, अगर वो हाथ में कुछ लेके आ रही है, पानी पीने वाला व्यवस्था तो किस तरह से लेके आई है, ऐसा तो नहीं है खाली प्लेट में लेके आ गई है, उसके साथ कुछ लेके आई है कि नहीं लेके आई है। और अनेकों प्रकार के सवाल दागे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है ना कि मेंडल ने अनेकों प्रकार के जो 7 प्रकार के गुण का खोज किया, हम लोग अपने से रिलेट करें ना तो हम लोगों में भी ऐसे हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, लड़की का ना, लड़की को ही लोग खोजने जाते हैं, सब बतिया लेते हैं तो एक ही वो खाली पाते हैं। सगरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि लड़की सुंदर है, लेकिन लड़का से तो मतलब मत पूछिए कि कितना क्वेश्चन होता है, बाबू कमाते कितना हो, बाबू पढ़े कितना हो, बाबू आगे करना क्या है, अनेकों क्वेश्चन आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अगला है मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल के तो गुण हो गए, अब हम लोग को जानेंगे मेंडल के नियम। क्या जानेंगे दोस्तों? मेंडल के नियम। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम क्या था? पृथक्करण का नियम। क्या नियम था? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। दूसरा था स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। और आखिरी जो था वह था एक रूपता का नियम। क्या था? एक रूपता का नियम। अर्थात मेंडल ने जो पहला नियम दिया वो पृथक्करण का नियम था। दूसरा नियम दिया कि स्वतंत्र रूप से लोग वर्गीकरण कैसे होते हैं, और एक रूपता का नियम मतलब एक रूपता का नियम भी इसमें शामिल किया गया था। तीनों नियम इन्होंने दिया था। हम लोगों ने मेंडल के तीनों नियम जान लिया। मेंडल के तीनों नियम को हम लोगों ने पढ़ा है। पहला नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। दूसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, और तीसरा नियम है एक रूपता का नियम। अब इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ लेते क्या है? प्रभाविता का नियम, जिसे प्रभाविता का नियम भी इन्होंने दिया था। अगर हम लोग पृथक्करण को हटाएं तो इसको क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। पृथक्करण और 3 नियम अलग हो जाएंगे। प्रभाविता का नियम, इनका नियम पहला क्या हो जाएगा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में ना एगो पौधा लंबा था, एगो पौधा बौना था। एगो पौधा हमने ले लिया कि एक पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है। ठीक, स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लेते हैं। ए भाई हटो। और ये हो गया कैपिटल टी और कैपिटल टी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने पढ़ा है कि गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 पुरुष में होती है और 46 किसमें होती है? महिला में होती है। 46 पुरुष में, 46 महिला में। तो इसमें से ना 23 लिया जाता है महिलाओं से और 23 लिया जाता है पुरुषों से। मतलब 23 महिलाओं से या 23 पुरुषों से टोटल जोड़ेंगे तो 46 हो गया। यानी हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, आधा आधा गुण सूत्र लेते हैं। तो इन दोनों में से एगो ले लेंगे, इन दोनों में से एगो ले लेंगे। इसमें से ले लिए तो एगो टी मिल गया, इसमें से ले लिए तो एगो स्मॉल टी मिल गया। ठीक, इसमें से हमने एगो लिया तो क्या मिला? टी मिला, यानी बड़ा वाला टी मिला, कैपिटल टी, और एगो लिए तो स्मॉल टी मिला। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार देंगे हम लोग ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। चलिए आते हैं यहाँ से। देखिए, लेकिन जब क्रॉस कराया जाता है ना, जब क्रॉस कराया जाएगा यहाँ पे हाई कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टू स्मॉल टी गुणा कैपिटल टू स्मॉल टू। अब क्रॉस कराएंगे हम लोग। अब इसको मत कहिएगा कि ऑटोमेटिक कैसे आ गया। जब क्रॉस कराएंगे, जब पता लगाना हो तो ऐसे ही होगा। भाई जब टी लेंगे तो क्या होगा ये बताइए? डबल टी। फिर टी लेंगे और ये एगो कैपिटल टी एगो स्मॉल टी, फिर से क्या हो जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल टी,
तो फिर से स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो विस्तार से समझाते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, यह लंबा है तो दो लंबा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाउट है तो हमने यहाँ पे बना दिया है कि हम लोगों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है महिला में और पुरुष में भी 46 होती है, महिलाओं में भी 46 होती है। जब बच्चा उच्चा पैदा होता है तो इसमें से आधा आएगा, यानी 50% आता है। इसमें से कितना आता है? आधा आता है, तो 50% आता है। ठीक है, तो 46 का आधा 23 को इसमें से आ जाता है, 46 का आधा 23 को इसमें से। टोटल हम लोग को 46 को 24 करिए तो 46 को मिलिए जाता है। अर्थात हम लोगों ने इसमें से आधा आधा लिया है, तो हर दो को लंबा है तो एगो टी से इधर से निकाल लिए हैं। स्मॉल टी है तो इसमें से डबल है, तो हमने क्या किया, एगो टी इसमें से निकाल लिया है। और समझ में आया होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, जब क्रॉस कराएंगे आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए, तो एक और अपने पास से रख लेते हैं। जो इधर है ना सेम कार्बन कॉपी इधर चिपका देंगे। ठीक, चिपकाने के बाद से हमने क्या किया है, बढ़िया से देख लीजिए, ऐसा ना हो कि इसमें कोई डाउट रह जाए। इसमें से हमने क्रॉस कराना शुरू किया। क्या कराना शुरू किया? क्रॉस कराना शुरू किया है। ठीक है, देखिए 30 क्या होता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी में हम लोगों ने क्रॉस कराया तो कैपिटल टू कैपिटल टी हो गया। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। फिर हमने स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्रॉस कराया तो स्मॉल टी प्लस इधर कैपिटल टी है। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराया तो हमने क्या पाया कि ये वो स्मॉल टी है तो एक और स्मॉल टी मिल गया। अर्थात हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कुछ प्रभावी है। अच्छा, क्या प्रभावी हम लोग को दिखाई दे रहा है बाबू? तो हम लोग को ये टी प्रभावी दिखाई दे रहा है। ये जो टी है ना, ये बड़ा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? प्रभावी दिखाई दे रहा है। मतलब ये प्रभाव इसका ज्यादा है तो एकदम शुद्ध लंबा हुआ है। ये क्या हो गया है, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है संकर लंबा है शुद्ध लंबा है। ठीक है, यहाँ पे भी टी का प्रभावी है और यहाँ पे भी टी प्रभावी है। अर्थात हमने जाना कि प्रभाविता के नियम में जो बड़ा टी है, कैपिटल टी है, वो 3 जगह प्रभावी हो रहा है और एक जगह है क्या हो रहा है, अप्रभावी का नियम यहाँ पे लगेगा, प्रभाविता का नियम। अब इससे हमें कुछ और जानना है। अब शंकर के नियम में इसमें हम लोग आएंगे। क्या होगा शंकर के नियम में? याद रखिएगा, है तो शुद्ध लंबा है लेकिन जो है ना कैपिटल टी के साथ साथ स्मॉल टी भी साथ में चल रहा है। कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी चल रहा है। जब इसको मौका मिलेगा ना तो ये भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाएगा, भले ही अभी यह अप्रभावी है। आइए कुछ और कर लेते हैं हम लोग। घर पे जब झगड़ा होता है ना मम्मी पापा का, तो बताइए जीतेगा कौन? पता है ना आपको, जब मम्मी पापा में झगड़ा होगा तो जीतेगी कौन? मम्मी जीतेगी ना। पापा ना अप्रभावी हो जाते हैं, हर जगह मम्मी का ही प्रभाव होता है। अभी हमारे घर का बात नहीं, अभी मत सोचिएगा हमारे घर का बात है, शायद 90% लोगों का यही प्रभाव होता है कि क्या होता है, मम्मी प्रभावी होती है ज्यादा। मम्मी का प्रभावी रहना भी जरूरी है भाई। सारा जो कंफ्यूजन होता है मम्मी तो दूर करती है। पिताजी का काम क्या होता है? पैसा कमा के घर भेज देना। जो भी समस्याएं होती है घर पे मम्मी समझती है। तो ये अर्थात हम लोगों ने क्या समझा कि पिताजी प्रभावी होना चाह रहे हैं लेकिन मजबूरी है कि नहीं, प्रभावी नहीं हो पाएंगे। हावी कौन होती है? माता जी। या फिर अगर कोई मेल है फीमेल है तो उसमें हावी कौन होगा? फीमेल प्रभावी होगी। अर्थात हम लोगों ने जाना है कि जो मेल है ये भी प्रभावी होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको मौका नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा मौका आएगा कि ये भी प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रभाविता के बारे में हम लोगों ने जाना है। प्रभाविता का नियम अगर इसको विस्तार रूप से और जाने तो जिस क्या दिया है, जिस जनक का लक्षण प्रभावी हो, क्या हो जाएगा? जिस जनक का लक्षण प्रभावी हो, जिस जनक का लक्षण प्रभावी हो, जिस जनक का लक्षण क्या हो? प्रभावी हो। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग के पास था शुद्ध लंबा, जैसे ही क्या था हम लोग के पास? लंबा था। जैसे हम लोग के पास क्या था? शुद्ध लंबा था। ठीक है, अप्रभाविता के नियम में हम लोग क्या आते हैं? पहला तो प्रभाविता हो गया, दूसरा हो जाएगा अप्रभाविता। दूसरा क्या हो जाएगा?
अप्रभाविता का लक्षण। वो तो प्रभाविता का लक्षण था, अब अप्रभाविता के लक्षण से क्या मतलब हो जाएगा, जो कम प्रभावी हो। ऐसा जनक जिसका लक्षण संतान में नहीं दिखाई देगा। संतान में नहीं दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, अप्रभाविता का नियम हो जाएगा। अप्रभाविता के एक ऐसा नियम जो संतान में नहीं दिखाई दे, हम लोगों ने अभी पढ़ के आया है, क्या था, डबल टी था, हाँ डबल टी था, ये टी था और ये वाला टी था, ये टी और एक ये टी, फिर से स्मॉल टी। कहने का मतलब है दुगो कैपिटल टी, एगो कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, एगो स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, और दो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब हम लोग इसको विभक्त से करें ना तो पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लोग हमेशा लिखते हैं कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। अब आया समझ में। यानी हम लोगों ने देखा कि अप्रभाविता का लक्षण स्पष्ट यहाँ पे मेंशन करते हुए जा रहा है कि अप्रभाविता का नियम, ऐसा जनक जिसका लक्षण संतान में नहीं दिखाई देता हो, इसका भी लक्षण संतान में नहीं दिखाई देगा, इसका भी लक्षण संतान में नहीं दिखाई देगा, और इसका भी लक्षण संतान में नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये अप्रभावी है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, इसका ये प्रभाव दिखाई देगा क्योंकि ये शुद्ध क्या हो जाएगा जी, शुद्ध बौना होगा। क्या होगा, शुद्ध बौना होगा, यानी इसका प्रभाव दिखाई देगा लेकिन इन दोनों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो अब हम लोगों ने पहले जान लिया प्रभाविता का, जिसका नियम सख्त रूप से प्रभावी हो, ये प्रभाविता के नियम में आ जाएगा, ये प्रभाविता के नियम में आ जाएगा, और ये प्रभाविता के नियम में आ जाएगा। जो अप्रभावी हो ये बौना वाला है, और इसी में जो है ना है ये इसके साथ में चल रहा है, तो इसका प्रभाव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रभावी हो जाएगा। अब हम लोग का तीसरा जो था वो तो दूसरा पहला हो गया है, ये संकर संतान या संकर प्रभावी हो जाएगा। संकर संतान या संकर प्रभावी का नियम, ठीक है। हम लोगों ने जाना कि संकर संतान या संकर प्रभाविता का नियम, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऐसा संतान जिसमें दो अलग अलग, ऐसा संतान जिसमें दो अलग अलग, क्या था, ऐसा संतान जिसमें दो अलग अलग जनकों के गुण मौजूद हो, के गुण मौजूद होंगे। क्या हो जाएगा, ऐसा संतान जिसमें दो अलग अलग जनकों के क्या हो जाएंगे, गुण मौजूद हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ये टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी टी, यानी इसमें अलग अलग प्रभाव के कुछ गुण मौजूद होते हैं, अर्थात शुद्ध जो बौना होता है इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्रभाविता का, संकर प्रभाविता का नियम, मतलब संकर प्रभाविता के नियम में ऐसा संतान जिसमें दो अलग अलग जनकों के गुण मौजूद होते हैं। मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। अच्छा, हम लोग को कैसे पता चलता कि मेंडल ने जब आनुवंशिकता का नियम दिया तो इंसान का बच्चा इंसानी पैदा होगा? अरे ये तो जरूरी नहीं था ना, इंसान के बच्चा इंसानी पैदा होगा ये तो जरूरी नहीं था। अरे जानवर से भी लोग संबंध बना सकते थे, या फिर जानवर इंसान से भी संबंध बना सकते थे। तो ये प्रभावी कौन थे, इसका प्रभाव किसने दिया, तो ग्रेगर जहान मेंडल ने दिया कि नहीं, ये इंसान से ही संबंध बनाएगा तो इंसान का बच्चा उत्पन्न होगा। नहीं तो भैया ये कलयुग चल रहा है, किसी को कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब इंसान पुरुष में शादी कर ले रहे हैं सब, तो क्या ही बतियाइएगा, महिलाएं में शादी कर ले रही है तो क्या बतियाइएगा। अगर आनुवंशिकता का नियम नहीं दिया गया होता तो मतलब जानवर भी सेफ नहीं होते, समझ रहे सकते हैं आप, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। पृथक्करण का नियम शायद हम लोग पढ़ के आए हैं, पृथक्करण का नियम हम लोग पढ़ के आए हैं।
अब पहला हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रभाविता का नियम पढ़े हैं और दूसरा पढ़े हैं पृथक्करण का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विसंकर संक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। स्वतंत्र अपव्यय के नियम में क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण हो जाएगा। द्विसंकर संकरण से मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमने क्या माना, हमने माना कि ये हरा पौधा हमने ले लिया, हरा ले लिया प्लस पीला ले लिया, ठीक है, हरा प्लस पीला। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। हरा प्लस पीला लिया, एक लाइन खींच दिया हमने। क्या लिया, गोल लिया और झुर्रीदार लिया। क्या लिया, गोल लिया और झुर्रीदार लिया, ठीक है। हमने इसको क्या दर्शाया, आर आर वाई वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो हम लोग इसको विपरीत कर देते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और क्या कर लेते हैं, स्मॉल वाई कर लेते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक। थोड़ा छोटा करते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हैं जी, गजब। चल भाई तुम्हें थोड़ा छोटा हो गया, इधर आ जाओ, अब दिक्कत करोगे का हो, हाँ ठीक हो गया, ठीक। हाँ अब हम लोग क्या कराएंगे ना, इसमें वो क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। हम आपको पता है कि 50-50 ही काम करना है, तो इसमें से वो खाली आर लेते हैं, इसमें से वाई लेते हैं, इसमें से छोटा आर लेते हैं, इसमें से छोटा वाई लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा आर और छोटा वाई, अब हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे ना, तब देखिए एक और आर आ जाएगा, एगो वाई आ जाएगा, एगो छोटा आर आ जाएगा, एगो छोटा वाई आ जाएगा। अब बताइए जब क्रॉस इसमें से कराएंगे तो कुछ मिलेगा, डबल आर मिला, ठीक। आर से फिर वाई में क्रॉस कराएंगे तो आर प्लस वाई मिला, फिर आर से आर में क्रॉस कराएंगे तो आर मिला, छोटा आर मिला, फिर आर से वाई में क्रॉस कराएंगे तो आर मिला प्लस वाई मिला। अर्थात ये हम लोग का टेबल बनते चला जाएगा। क्या बनते चला जाएगा, टेबल बनते चला जाएगा। अगर टेबल बनते चला जाएगा तो हम लोगों ने सीखा क्या क्या है कि टेबल बनेगा। ये आर पूरा प्रभावी है, ये संकरण वाला में ये वाला भी बड़ा वाला हो जाएगा। और फिर से हम लोग किसमें क्रॉस कराएंगे, तो हम लोग कराएंगे वाई से और आर से, यानी क्या हो जाएगा, आर मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर, वाई दोनों कैपिटल हो जाएंगे, फिर वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा कलर कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक। फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब बच रहा है हमारा एक वाई बच रहा है, तो क्या लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या बनाएंगे, एक बड़ा वाला टेबल बनाएंगे। इसी में से निकल के आएगा कि कितने पौधे झुर्रीदार हैं, कितने पौधे गोल हैं, कितने पौधे हरे हैं, कितने पौधे पीले हैं, ठीक है दोस्तों।
अब हम लोग ना इस सेशन को यहीं पे